आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उदयपुर में कांग्रेस ने 3 रोजा चिंतन शिविर का इनेकाद किया, जिसका मकसद कांग्रेस की तंजीमी ढांचे में तब्दीली, पार्टी में नई रूह फूंकने, बड़े सुधार और जोश भरना ही नहीं बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व से कैसे मुकाबला किया जाए, इस पर भी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इस चिंतन शिविर में चिंतन के वक्त पार्टी के कुछ नेताओं में इत्तफाक राय नहीं दिखी। शुमाली हिंद के लीडरान की जानिब से मजहब से जुड़े प्रोग्राम के इनेकाद पर जोर से जनूबी हिंदुस्तान के कांग्रेस के लीडरान मुत्तफिक नजर नहीं आए। वहीं कांग्रेस का अगला सदर कौन होगा, इस सवाल का भी पुख्ता इशारा तो नहीं मिला। चिंतन शिविर में G20 लीडरान की शमूलियत के बावजूद खामोशी खटकने वाली थी। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में कहा कि ये चिंतन शिविर हमें ये मौका देता है कि मुल्क के सामने खड़ी उन चुनौतियों पर तबादले ख्याल करें जो बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसी का नतीजा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस बयान पर हमला तेज हो गया है। सोनिया गांधी ने दावा किया है कि नफरत की चिंगारी भड़काई जा रही है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान अभिषेक दत्त साहब, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, हमारे बीच हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं अभिषेक साहब इस खास प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि इस चिंतन शिविर और मंथन शिविर कह लिया जाए, इसे क्या निकला इससे? देखिए, पहली बार कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर नहीं कर रही। इससे पहले हमने शिमला में भी करा है उसके बाद हमने मध्य प्रदेश में करा है और हमने उसमें जयपुर में भी करा है। ये एक मौका होता है कि पार्टी के सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं जो देश भर से आते हैं, एक साथ बैठ के कई विषयों पर बात रखते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की तरह तानाशाही सरकार की बात नहीं है। यहाँ पे सभी वर्कर्स को, मैं खुद इस चिंतन शिविर का एक मेंबर था, एक कमेटी का, और हम सभी लोग अपने विचार रखते हैं और किस तरीके से देश की सेवा और अच्छे तरीके से हो पाए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ लोगों के सामने आ पाए, और जिस तरीके से नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस राजनीति को खत्म करके फिर से तरक्की की राजनीति की तरफ देश को लेके जाया जाए। ये सारी बातें चिंतन शिविर में। आपने कहा कि सभी लोगों से, अगर G23 के लीडरान की बात की जाए तो वो बाज दफा बड़े स्पोकन नजर आते हैं, लेकिन इस चिंतन शिविर में उनकी तरफ से कोई इजहार ख्याल नहीं किया गया। तो सभी लीडर कैसे हो गए? वो लीडर जो बाहर जाके बातें करते हैं कि पार्टी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब ये चिंतन शिविर का इनेकाद किया जाता है, जब मौका दिया जाता है कि हर किसी की बात सुनी जाएगी, पार्टी के लिए और मुल्क की मुस्तकबिल के लिए ये अच्छा होगा, जैसे कि कांग्रेस बता रही है, तो फिर G20 के लीडरान इसमें क्यों नहीं अपना इजहार ख्याल रखते हुए देखे गए? मैम, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे G23 के लीडर्स के नाम गिनवाइए आप, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए, आप लोग एक फेज आपने पकड़ लिया G23, मुझे 10 नाम बताइए G23 के। आप जानते हैं कौन कौन नहीं थे? उसके अलावा तो सारे लोग थे ना, शशि थरूर थे, सभी तो थे। सिग्नेचर तो किया था ना वो जो लेटर था। मैं आपसे 10 नाम, देखिए मीडिया के द्वारा एक रचना जो लेटर, अरे भाई मीडिया के द्वारा नहीं, जब आपके लीडर, एक सेकेंड अभिषेक साहब, एक सेकेंड, बात को इधर उधर मत घुमाइए। मेरा सीधा सवाल ये है कि जो लेटर लिखा गया था उस पे जो 23 लोगों का सिग्नेचर था, है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल इस चिंतन शिविर का हिस्सा नहीं रहे, उसके अलावा कई लीडर इस चिंतन शिविर में देखे गए। तो मीडिया ये सवाल करता है कि अगर पार्टी फोरम से हटकर ये लोग बयान देते हैं पार्टी की भलाई के लिए, और जब चिंतन शिविर में हिस्सा लेते हैं तो उसमें ये कुछ बात नहीं कहते, तो क्या ये इस पर बात करने की जरूरत नहीं है क्या? मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप अपने सूत्रों को सही तरीके से उनसे बात कीजिए। 3 दिन के चिंतन शिविर में सभी ही नेताओं ने, जो वहां थे, सभी सीनियर नेताओं ने अपनी बात रखी। किस तरीके से हम आगे कांग्रेस पार्टी में काम करें, किस तरीके से और ज्यादा तरीके से लोगों तक पहुंचे, युवाओं को आगे कैसे लेके आया जाए, एग्रीकल्चर पे कैसे काम हो, इकोनॉमी में कैसे काम हो, और जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स हमारे देश में चल रही है उसको कैसे रोका जाए। पर दुख इस बात का है कि आपके सूत्र, मुझे नहीं पता आपके सूत्र कौन है। आपके सूत्र नहीं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना भाई अभिषेक साहब, सूत्र तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही एक सेकेंड, इस प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद बड़े जो पॉलिटिकल राय, सियासी राय जो रखते हैं, वो बड़े बड़े लेख लिखते हैं। क्या लिखा उन्होंने? उस पर तो सभी की नजरें होती है ना।
मैम एक तो मैं वही आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप उन तमाम चीजों पर अपनी राय रखिए, जो राय बन रही है उस राय को झुठलाइए और उससे पर्दा हटाइए। वही तो मौका दिया गया ना आपसे, इसीलिए तो हमने बुलाया है। सभी ही लीडर्स ने बड़े ही तरीके के साथ अपनी बातों को आगे रखा, किस तरीके से हम देश में एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पीछे लेके जाएं और एक तरक्की की सरकार को, यूपीए की सरकार को वापस लेकर आए, किस तरीके से बाकी दलों में बात हो, किस तरीके से युवाओं को आगे लेके जाए। सैयद यासिर जिलानी साहब का रुख कर लेते हैं। काफी देर से आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका भी स्टैंड लेने की जरूरत है, क्योंकि इस चिंतन शिविर में बाज बातें ऐसी की गई। उमन दो दिन का जिक्र अगर कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति के हवाले से कई तरह के ख्यालात का इजहार किया। ना सिर्फ ख्यालात का इजहार किया, बल्कि सोनिया गांधी ने, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि सोनिया गांधी ने कहा कि अभी नफरत फैलाई जा रही है, इस नफरत को कम करने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा है या फिर उनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही नफरत फैलाने की, उसे कम करने की जरूरत है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है? क्योंकि यहां तमाम कांग्रेस लीडर इकट्ठा हुए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के हवाले से, उनके हिंदुत्व के एजेंडे के हवाले से भी इजहार ख्याल किया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो इस वक्त नफरत की राजनीति चल रही है, अब ऐसा मत कहिएगा कि नफरत के हवाले से कुछ खबरें नहीं दिखाई देती। सैयद यासिर जिलानी साहब, कई सारी खबरें ऐसी हैं कि आम हिंदुस्तानी एक दूसरे से लड़ने फिरने लग रहे हैं धर्म के नाम पर। तो ये बढ़ावा कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दौर इख्तिदार में ही ज्यादा मिल रहा है इन तमाम चीजों को, इसे खत्म करने की जरूरत है। देखिए, ये शुद्ध और विशुद्ध रूप से कांग्रेस का आंतरिक मामला है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता और रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं तो मेरी कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं होती, लेकिन कांग्रेस का जो इस वक्त की राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर कटाक्ष करना, कुतर्क देना, बिना सच्चाई के उनके ऊपर प्रहार करना, और जिसका वो बार बार नतीजा देखा उन्होंने। आज वो कैसे सिमटते जा रहे हैं, राज्यसभा में उनकी क्या हालत है, विधानसभा के चुनाव में वो किस तरीके से रीजनल दल उनके ऊपर भारी होते जा रहे हैं और वो एक तरीके से विलुप्त हो रहे हैं। तो उन्हें चिंतन मंथन और आकलन करने का जो 3 दिन का मौका मिला था, वो और बेहतरीन तरीके से अपने संगठन, अपने लोगों के ऊपर अगर लगाते समय तो मुझे लग रहा था कि ज्यादा बेहतर होता। अभी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे, जब आपने उनसे सवाल किया G23 पे, मैं G23 पे नहीं जाता हूं, मैं दिल्ली यूनिट की बात करता हूं और उनसे सवाल पूछता हूं कि दिल्ली यूनिट में बगावत के कागार पे दिल्ली यूनिट खड़ी आपके चिंतन मंथन की वजह से। इन्होंने अभी कहा कि मैं खुद वहां पे था और जगदीश टाइटलर थे, लेकिन हारून यूसुफ नहीं थे, जयप्रकाश अग्रवाल नहीं थे, नसीब सिंह नहीं थे। तमाम सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपके यहां इतना आंतरिक कलह है कांग्रेस में। आपकी पूरी एक लिस्ट आई है दिल्ली में, जो लोग दिल्ली के सीनियर लीडर हैं। अरविंदर सिंह लवली नहीं थे जिन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव को कैसे लड़ा जाता है, चुनाव जीता है, चुनाव हारा है, वो जानते हैं। उनको ना रख के आपने वहां पे किन किन लोगों को बुलाया है वो भी लिस्ट है। मैं इस पे टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नाम लिया है। ये कांग्रेस का अंतर्कलह दिखाई देता है, लोग समझ रहे हैं। दिल्ली के लोग, आप जब 3 दिन के बाद आएंगे तो जो बवाल मचने वाला है दिल्ली यूनिट में, इसको आप महसूस कर चुके होंगे। लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब, मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी, अगर मुल्क की इतनी बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी चिंतन शिविर में 3 दिन वक्फ करती है, उसमें से 2 दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे और पॉलिसी के हवाले से इजहार ख्याल करती है, तो जाहिर सी बात है वो समझते हैं ना कि कुछ तो हो रहा है मुल्क में जिसे समाप्त करने की, खत्म करने की जरूरत है। मैम, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ बीच में? हाँ, मैं दे रही हूँ आपको वक्त, एक सेकंड के बाद। बिल्कुल खत्म की कागार पे कर, जिनको मुल्क के अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश उसका एग्जाम्पल है, मणिपुर उसका एग्जाम्पल है, पंजाब उसका एग्जाम्पल है, उसके ऐसे तमाम राज्य, दिल्ली उसका एग्जाम्पल है। आप समझ रहे हैं कि अभी इन्हें कितनी आकलन करनी होगी, खुद को सोचना होगा कि ये किधर जा रहे हैं। इन्हें यही समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे को ये अपने कार्यकर्ताओं के पास ले जाएं,
किस मुद्दे को ये आम जन के पास ले जाए। ठीक, अभिषेक दत्त साहब, आपस में क्या कांग्रेस देखिए कि वहां तो अभी यही नहीं समझ में आ रहा, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किस मुद्दे के तहत वो कारकुनों से जुड़े, जमीन पर जाएं, और साथ ही इनका इल्जाम ये था कुछ देर पहले कि कांग्रेस की तमाम राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अगर यही तमाम चीजें अपने बुनियादी ढांचे तंजीमी ढांचे की तरफ अगर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा, संगठन की मजबूती पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अभिषेक दत्त मैम, सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अभी विप्लव देव जी की रेजिग्नेशन में त्रिपुरा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की पिटाई हो रही थी और वो रो रहे थे और कैमरे बंद कराए जा रहे थे, तो सबसे पहले तो इनको अपने खुद को सोचना चाहिए कि इनकी पार्टी की इस टाइम क्या हालत है। इन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, मैं बताना चाहता हूं कि आधी नॉलेज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। ये लोग आधी नॉलेज देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए भैया। आप देखिए, फिर आपकी प्रॉब्लम क्या, बीच में घुसने की आदत है? क्या तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल लो। झूठ बोलते बोलते आप लोगों ने अपने कांग्रेस की सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये आप देख रहे हैं, ये दृश्य कांग्रेस की आदत है, सच नहीं बोलती है। सुन तो लीजिए, त्रिपुरा का दृश्य देख रहे हैं किस तरीके से आपके मंत्री की पिटाई होने और ये बताइए कि हरविंदर सिंह लवली को क्यों नहीं बुलाया, नसीब सिंह को क्यों नहीं बुलाया? मैं आपको बताऊं, अभी तो आप कह रहे थे अंदरूनी मामला है, फिर अभी क्यों कह रहे हैं इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया? जिलानी साहब एक सेकंड, अब वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात आ जाने दीजिए ना। अभिषेक साहब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है इन लोगों की, मैम इन लोगों की प्रॉब्लम समझिए, इनको नॉलेज नहीं होती। 430 लोगों को पूरे देश भर से बुलाया गया और ये पहली कमेटी थी जिसमें 50 बिलो 50 यानी कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा करी जाए, जिस स्टेट में जितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको बुलाया जाए। मैं दिल्ली में 10 साल से विपक्ष का नेता हूं, विधानसभा का चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा वोट मुझे दिल्ली में पड़े कांग्रेस पार्टी में, उपाध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। एक क्राइटेरिया सेट करा गया सीनियर्स और जूनियर्स का, क्योंकि दिल्ली छोटी स्टेट है, दिल्ली यूपी की जितनी बड़ी स्टेट नहीं है, तो हर एक स्टेट को प्रोपोर्शनेट तरीके से बुलाया गया। प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों को टाइटलर जी जाते तो ये बोलते, नहीं जाते तो ये बोलते। इनको केवल और केवल इनको लगता है हमारी पार्टी में इनकी तरह इंटरनल फाइट होती है। हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में एक कमरे में बैठ के आप अपनी राय को रख सकते हो, और हम उस राय के समय लीडरों की पिटाई नहीं करते। अब सुनिए वहां पे क्या डिसीजन लिए गए। मेन डिसीजन क्या है कि यूथ रिप्रेजेंटेशन पार्टी में बढ़ना चाहिए। एक परिवार में एक ही व्यक्ति चुनाव लड़े और दूसरा लड़ना चाहे तो 5 साल उसको मेहनत करके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलना चाहिए, उसके बाद वो आके चुनाव लड़े। उसके अलावा हमारी बात लोगों तक कैसे पहुंचे। आज 1000 रुपये का सिलेंडर है, 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल है, 77 रुपए 50 पैसे का डॉलर है, परंतु इन सब के ऊपर ये केवल और केवल नफरत का बुलडोजर और राजनीति के माध्यम से देश को विभाजित कर रहे हैं। इन बातों को लोगों तक कैसे लेके जाया जाए, इन इश्यूज में लेकर बहुत अच्छी चर्चा हमारे यहाँ हुई, परंतु एक तरफ कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है और दूसरी कहते हैं नसीब सिंह जी क्यों नहीं ले गए। नसीब सिंह जी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। अरविंदर सिंह लवली जी इलेक्शन के पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हैं। इस समय हमारे देश में इंटरनल इलेक्शन पार्टी का चल रहा है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन के नाते आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, उस प्रोसेस में वो काम कर रहे हैं। आपको चिंता इस बात की नहीं कि दिल्ली के अंदर नफरत का बुलडोजर आप चला रहे हैं, आपको चिंता इस बात की नहीं है कि 77 रुपए 50 पैसे का डॉलर हो रहा है, चिंता इस बात की है कि विषय को कैसे भटकाया जाए। और आपको मैं फिर से कहना चाहूंगा, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपको भी अपनी पार्टी के इंटरनल लीडरशिप को कहना चाहिए कि देश का रोजगार दर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लोग परेशान हैं, उस पर काम कीजिए। एक ऐसा माहौल मत क्रिएट कीजिए कि जिससे आप एक बहुत बड़े मुद्दे को छुपा के एक नफरत के मुद्दे की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। जी, तो भारतीय जनता पार्टी इससे वाकिफ है। सैयद यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस का इल्जाम, क्योंकि देखिए आम मुद्दे जो है ना जमीन पर तो नहीं दिखाई दे रहे, बहुत सारे टीवी डिबेट्स में भी यही मंदिर मस्जिद बुलडोजर यही दिखाई दे रहा है। रुपया कितना गिरा और महंगाई कितनी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 1000 के पार चले गए हैं। इस पर बातचीत भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्यों नहीं करते? सवाल तो हम करते हैं। देखिए, पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया जानती है कि इस वैश्विक मंदी में जो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था है, उसमें भी भारत मजबूती के साथ खड़ा है लीडरशिप की वजह से। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, इच्छा शक्ति है, इसलिए हमारा देश आज इतनी मजबूती के साथ खड़ा है। ये क्या बात करेंगे, इनके पास इनकी पॉलिसी बुरी तरीके से फेल हो चुकी है।
इन्हें आत्मचिंतन मंथन करना अभी पड़ रहा है नई कि पॉलिसी किस के तरीके साथ से ये कांग्रेस आ सरकार- रही हो सकता है ये पॉलिसी रीजनल नहीं दल पड़े भारतीय जनता पार्टी को। रीजनल दल समझे नहीं। अभी और- अभी और- अभी और तो जिन युवाओं लोगों को के मौका मैंने देने नाम की बात पूछे, हो रही है और साथ ही जो अहम मुद्दे हैं, मुझे- बुनियादी मुद्दे हैं जिससे आम लोगों का सरोकार है, उस पर कांग्रेस ध्यान दे रही है। ना सिर्फ ध्यान दे रही बल्कि जमीन पर उतरने की भी बात कर रही है। मैम अब सैयद यासिर प्रॉब्लम जिलानी। क्या है? देखिए क्योंकि आपने ही कुछ देर पहले कहा कि उन्हें ही नहीं पता है कि मुद्दे कौन कौन से उन्हें अखज करने हैं और कौन कौन से मुद्दे जमीन पर लेकर जाना है। इस भारत को आज इस तरीके से पिछले 2014 के बाद से जो मजबूती मिली है, जो चीजें संभाली जा रही हैं, वो पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। मुझे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं मैम वो भी बताइए, इस बात की कहाँ तारीफ तारीफ हो करते रही है? हैं। लेकिन सुन लीजिए, जो कांग्रेस आप सोशल मीडिया पे जिस आपने मेरे तरीके से सवाल किया, आप देखिए, देश के बारे में देखिए, आप लिखा भी- जा रहा है वो देखते हैं। आप भी अच्छे आप प्रवक्ता गोदी हैं, मीडिया तो को कम छोड़ से के कम बात कीजिए। कम से कम जो डेकोरम होता है डिबेट का उसको मेंटेन रखिए। मैं आपको सुन रहा था, आप मुझे भी सुनिए। आप अपने आप को उस पंछी की तरह जो अपना सर अंदर छुपा लेता है और समझता है कि शिकारी से बच जाएगा, उस कंडीशन में चले गए। आपको खुद सोचना होगा कि आप भारत के किन राज्यों तक सीमित क्यों हैं। कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी फेल रही है, कहीं ना कहीं जो जनमानस है, जो युवा एक जन सैलाब अभी भारत में है, वो आपसे कनेक्ट नहीं है, आपके लीडरशिप को अरे वो कनेक्ट होने के लिए ही तो चिंतन शिविर कर रहे हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। आपको आपके मुद्दे होने चाहिए कि आप कैसे कनेक्ट होंगे, और वो कनेक्ट होने के लिए ही तो चिंतन शिविर कर रहे हैं सैयद यासिर जिलानी साहब। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाती है, इस पर भी आम राय जाहिर की गई है कांग्रेस की तरफ से। तो ये जब तक ये मुद्दा ये लेके चलेंगे, इनके हाँ। हालात ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं है कि देखिए। नफरत के बीज को किसने जमीन के अंदर डाला था और नफरत कौन लेके गया, किसने तुष्टीकरण की राजनीति भारत में बनाई, किसने एक विशेष वर्ग जिससे मैं भी आता हूं मुसलमान, उसको किसने अपनी वोट बैंक की पराकाष्ठा पे रखा और इस्तेमाल होने के बाद उन्हें हटा दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। ये भारत के लोग जानते हैं और भारत के नौजवान भी अब इस बात को समझ चुके हैं। तभी तो ये चिंतन मंथन करने के बाद भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभिषेक दत्त साहब, हाँ, एक सेकंड, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। कत्लेआम में सीधे उनको आप मौका दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हो? और आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में अल्पसंख्यक जो है, अब मैं अपनी बात रख पाऊंगा? अगर इनको बीच में इनको बोल दीजिए, दूसरे को बोलने यासिर दीजिए। जिलानी साहब एक सेकंड, मैं बड़ा अभिषेक जिलानी साहब, साहब, मुझे लगता है इनको गोल्ड पोस्ट चेंज करने की आदत है। सबसे पहले बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी को चिंतन करना चाहिए। हमारे 3 दिन का चिंतन शिविर हुआ, फिर कहते अपने नेताओं को नहीं बुलाया, फिर जब उसमें मैंने उनको बात बताई अब नई बात कर रहे हैं। मैम देखिए, प्रॉब्लम क्या है, भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा भटकाने में अवार्ड मिलना चाहिए। ये लोग मुद्दा भटकाना जानते हैं। आप बात क्या करते हैं और ये जवाब क्या देते हैं दिखलाता है यही देश के साथ हो रहा है। इनका बड़ा सिंपल लॉजिक है, नाम बदल दो, सरकारें चुनी हुई सरकारें उनको खरीद के बदल दो। केवल और केवल जो वादे इन्होंने 2014 में करे थे उन पे बात नहीं करते। ये 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं करते। ये तो इन मुद्दों को आम लोगों तक आप पहुंचाने में नाकाम भी हुए हैं अभिषेक दत्त साहब। मैम देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार जीत पॉलिटिकल सिस्टम का पार्क है। हम छत्तीसगढ़ में जीते, हम राजस्थान में जीते, हम मध्य प्रदेश में जीते, हम गोवा में जीते, हमने सब जगह से कर्नाटका में सरकार बनाई। केवल और केवल इनके उद्योगपति दोस्तों की वजह से केवल उन सरकारों को गिराया गया और ये आप सब इसमें साक्षी हैं। आज भी इनकी जो सूट बूट की सरकार है उसका बड़ा सिंपल सा एम है कि गरीबों से पैसे लूटो और बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे जेब में डालो और जितने भी कांग्रेस की बनाई हुई पुरानी नीतियां हैं उनके नाम बदलकर उनको एक नई पहचान दो। मेक इन इंडिया कैंपेन की बात करते हैं, 32 ऐसी नीतियां हैं जो कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी। केवल और केवल उसको नई तरीके से राह दिखाने के लिए उनके नाम बदल के आज इस देश की क्या हालत है आप भी जानते हैं। जीडीपी की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देश के देख लीजिए, पेट्रोल डीजल के प्राइस आप देश के देख लीजिए, और आप किसी भी विषय में इनसे बात करेंगे घुमा फिरा के लेके चले जाएंगे हिंदू मुस्लिम में, बुलडोजर में। इनको बुलडोजर दिखाने का शौक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाने का शौक नहीं है। मैं इनसे सैयद यासिर जिलानी साहब, क्या आप बुलडोजर तो एक ब्रांड हो गया है अभी मौजूदा वक्त में। बुलडोजर से पहले भी मिसमार की जाती थी बिल्डिंग्स, लेकिन ब्रांड नहीं था। इस वक्त ब्रांड हो गया। जैसा कि अभिषेक दत्त साहब कह रहे थे कि डेटा मांगो तो नहीं मिलता है, बुलडोजर रेट दिखा देते, बुलडोजर दिखाते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप नहीं दिखाते।
अभिषेक जी को एक सलाह है, ये युवा भी है और दिल्ली के अंदर बड़ा जिस एरिया से ये कॉर्पोरेटर है, अच्छा काम किया है इन्होंने पिछले कई सालों से कांग्रेस के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है छात्रवृत्ति की राजनीति से ये भी आ रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मेरी एक सलाह है, जब तक कांग्रेस इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के जो सनक में अपने आप को समेट के रखेगी, आप भारत के नौजवान और भारत के भविष्य से खेलते रहेंगे। आपको अपने गोल पोस्ट को चेंज करने की जरूरत है कि आपका मुद्दा कौन सा हो जो जनमानस तक टच करे, और आपके ये आकलन होने चाहिए कि आप अब भाजपा और संघ की का जो फोबिया है उससे बाहर आप कब निकलेंगे। अगर उससे आप बाहर निकल नहीं पाएंगे तो आप अपने आप को स्टैंड नहीं खड़ा नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी, जो दिख नहीं रहा है, क्योंकि रीजनल दल आप पे हावी होते जा रहे हैं। जहां जहां आप बहुत मजबूत सिचुएशन में थे वहां पे अब छोटे छोटे दल वहां पे आ चुके हैं, और जो आप ये तो आप उन्हें मशवरा दे रहे हैं। मैं मशवरा दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये सिखाया जाता है संगठन में कि अगर आपके सामने वाला आपका विचारधारा में दुश्मन है, हाँ। उसको भी अच्छी बात कहिए। हम किसी के ऊपर एकदम ऐसे कटाक्ष तो अभी तो विचारधारा की, आइडियोलॉजी की ही तो लड़ाई है, आइडियोलॉजी की ही तो लड़ाई है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से कांग्रेस ने इस चिंतन शिविर में कहा कि नफरत भड़काई जा रही है और इसे भारतीय जनता पार्टी, और अभी जो हालिया दंगे हुए हैं अशोक गहलोत ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जरिए उनके कारकुनों ने ही किए। बताइए सत्ता में कौन है? मैम उन्होंने एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग बोली, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ, 8 प्रदेशों में सेम तरीके से दंगे हुए, 8 प्रदेशों में सेम समय में सेम तरीके से सेम पैटर्न से। उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर ये बोला कि आप एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन नेशनल लेवल पे कराइए। हाँ। कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं और जहां जहां चुनाव आ रहे हैं वहां इस तरीके से दंगे क्यों कराए जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और चिट्ठी में लिखी है कि आज उत्तराखंड और यूपी में दंगे नहीं हो रहे, जहां चुनाव से पहले दंगे होते थे। ये सवाल ये निशान है, सवाल खड़े करता है। ये सवाल आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस चिंतन शिविर के बाद पार्टी अपने मकासद में किस हद तक आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, बताइएगा जरा, जल्दी से जवाब चाहिए अभिषेक साहब। देखिए मैम, इस चिंतन शिविर के बाद कहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस इस चिंतन शिविर में CWC ने अप्रूव करी है, जिसको हमने कल रेजोल्यूशन के माध्यम से मीडिया तक पहुंचाया है कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ को किस तरीके से लोगों के सामने लेके जा पाए, युवाओं को आगे कैसे बढ़ा पाए, अंदर चिंतन कैसे हो पाए, और जो जो व्यक्ति काम करने में काबिल हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, जो जितने भी हमारे पद पार्टी में खाली है उनको पूरा करा जाए, और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर युवाओं को रोजगार, महंगाई की मार से कैसे बचाया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता कि तफसील के साथ आपको सुना जाए अभिषेक साहब। ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चिंतन मंथन किया गया है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से जिन मुद्दों को लेकर गौर खौज किया गया वो जमीन पर कितने दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सैयद यासिर जिलानी साहब, अभिषेक दत्त साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मौजू पर अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे कल बड़े मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब। क्या खुशी है